हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे सीटेट का प्रीवियस पेपर जो हुआ था 12 जनवरी 2022 को। और इससे पहले हमने कई सारे प्रीवियस पेपर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सीटेट के प्रीवियस पेपर की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक कर देख सकते हैं। और ये साइड में जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने पढ़ाई है। एनसीईआरटी को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाया है क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर आपके सीटेट के पेपर में कुछ भी नहीं आता है, तो आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। यहाँ तक कि आपके सीटेट के एग्जाम में जो पेडागोजी आती है वो भी एनसीईआरटी से ही आती है। एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता है। तो ये जो प्लेलिस्ट लगी हुई है आप इनको एक बार ओपन करके देख सकते हैं। मैंने पहले किसी चैप्टर को पढ़ाया है, उसके बाद उसके एमसीक्यू कराए हैं। तो पहले आप चैप्टर पढ़ना कोई भी और फिर उसके एमसीक्यू देखना, आपको सीटेट के पेपर को क्वालिफाई करने में बहुत हेल्प मिलेगी। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से स्वाभिमान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो देखिए, मैं आपको बता रही थी कि सारे जितने भी पेपर हैं वो सारे एनसीईआरटी में से ही आते हैं। तो ये आया है आपका 8th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 7 से आया है। अब देखिए, स्वाभिमान आंदोलन किसने स्टार्ट किया था। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। 8th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है ईवी रामास्वामी पेरियार ने, मतलब इनको पेरियार भी बोलते हैं और इनका जो नाम है वो ईवी रामास्वामी है। दूसरा है श्री नारायण गुरु। तीसरा है बी आर अम्बेडकर जी ने। चौथा है स्वामी दयानंद स्वामी विवेकानंद ने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, ई वी रामास्वामी पेरियार ने। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, नीचे दिए गए कथनों ए और बी और सी को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। कुछ कथन दे रखे हैं, अब हमें देखना है कि सही कौन सा है। देखिए, ये आया है आपका 8th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से, नहीं 6th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से आया है। आइए देखते हैं। ए है 19वीं शताब्दी में नए शहरों में मजदूरों की मांग बढ़ी। बी है गांव और कस्बों से अपेक्षाकृत धनी लोग शहरों में मजदूरी के लिए जाने लगे। देखो, धनी लोग तो कभी भी कहीं भी नहीं जाएंगे मजदूरी के लिए। जब उनके पास पैसे हैं तो वो मजदूरी क्यों करेंगे? तो ये वाला कथन तो आपका गलत हो जाएगा। सी है हालांकि नए स्थानों पर काम की दिशाएं कठोर थीं, परंतु यह निचली, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये होगा निचली जातियों के लोग सवर्ग जमींदार द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे से छूट निकलने का एक अवसर था। तो ए और सी दोनों सही हो जाएंगे। देखिए, जो औपनिवेश भारत था उस समय क्या हो रहा था, 19वीं शताब्दी में एक तरह से हमारे यहाँ लोग काम की खोज में गांव से शहर आने लगे थे। और उसकी एक वजह ये भी थी कि गांव में बहुत ज्यादा रोजगार के साधन नहीं होते हैं। और जो निचली जाति के लोग थे जिनके साथ अत्याचार हो रहा था, या जिनका जो बड़ी लोग थे, जो पूंजीपति लोग थे, जिन गरीब लोगों का दमन कर रहे थे, वो चाहते थे कि उनकी चुंगल से छूट कर हम किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में काम करें। ठीक है, तो इसके ए और सी दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा नेता एक लोकप्रिय छवि कृष्ण के सारथी के रूप में चित्रण में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में अन्य राष्ट्रवादी नेताओं का मार्गदर्शन कर रहा था? मतलब कौन सा ऐसा नेता था जो बिल्कुल उसी तरह काम कर रहा था जिस तरह से कृष्ण बने थे महाभारत में सारथी, उसी तरह से वो नेता भी सारथी थे हमारे भारत की आजादी दिलाने में। पहला है सुभाष चंद्र बोस। दूसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तीसरा है आपका मोहन, ये मोहन है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, मोहनदास करमचंद गांधी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो तीसरा ही हो जाएगा कि मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि महात्मा गांधी का ये नाम है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। पहला है औरंगजेब ने कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार देते हुए एक फरमान जारी किया। यानी कि औरंगजेब ने क्या किया कि कंपनी को बोल दिया कि भाई ठीक है, तुम्हें कोई भी पैसे नहीं देने हैं, यानी कि टैक्स नहीं देना, तुम हमारे यहाँ व्यापार कर सकते हो। ठीक है। बी है कंपनी अधिक रियायतें नहीं चाहती थी।
रायतें मतलब कंपनी नहीं चाहती थी कि उसको छूट मिले, है ना, और मौजूदा विशेषाधिकारों में हेर फेर करने की कोशिश नहीं करती थी। तो ये चीज, ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा कि कंपनी तो चाहती थी कि उसको निःशुल्क व्यापार करने का मौका मिले और कंपनी पूरी तरह से हेर फेर भी करती थी, ठीक है, और गलत तरीका अपनाकर ही वो शासन सत्ता में आई और धीरे धीरे क्या किया, हम लोगों को गुलाम बना दिया। तो ए सही है और बी गलत है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में सही है जब इसका प्रारूप हुआ, जब इसका प्रारूपण हुआ, यानी कि जब संविधान तैयार हो रहा था, तैयार हो रहा था, उसके संबंध में कौन सी चीज सही है। ए है, ए है इसमें उन सभी समुदायों को जो कि भारत के सबसे बड़े बड़े अनुपातों को संगठित करते हैं, उनके मतदान के अधिकारों को अंगीकृत किया गया। तो ऐसा नहीं है कि जो बड़े बड़े अनुपात में थे लोग या बड़े बड़े समुदाय थे उनके लिए कुछ विशेष चीज थी या उनके लिए अंगीकृत किया गया था, ऐसा नहीं है। ये तो भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए है और पहले भी था और हमेशा रहेगा। ये हमारा जो संविधान है उसमें किसी भी तरह का कोई भी पक्षपात नहीं है। बड़ा समूह हो, छोटा समूह हो, बड़े व्यक्ति हो, छोटे समूह व्यक्ति हो, गरीब हो, अमीर हो, सबके लिए बराबर है, ठीक है। जबकि यूरोप में कुछ देशों में ऐसा होता था पहले कि जब हमारा देश आजाद हुआ था 1950 के आसपास तक भी उन देशों में होता था कि कुछ लोगों के साथ वहां पर शोषण होता था और उनके संविधान में ये चीज थी कि जिस व्यक्ति की पर डे की आमदनी 3 दिन की मजदूरी के बराबर होगी, केवल वही व्यक्ति वोट डाल सकता है, अन्यथा वो नहीं डाल सकता। और वोट डालने के लिए उसके पास उसके घर का मकान होना चाहिए या फिर गांव में जमीन होनी चाहिए, दोनों में से कोई एक चीज होनी चाहिए, या तो शहर में मकान होना चाहिए या गांव में जमीन होनी चाहिए। अगर उसके पास नहीं है तो वो वोट नहीं डाल सकता और कम से कम उसकी उम्र 25 साल होनी चाहिए और उसके बावजूद भी महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था। तो बहुत सारी चीजें थी यूरोप में पहले जो गड़बड़ थी, ठीक है। लेकिन हमारा संविधान का जब निर्माण हुआ तो हमारे संविधान के निर्माताओं ने सभी को समान रखा, ठीक है। महिला है, पुरुष है, गरीब है, अमीर है, किसी भी जाति से है, किसी भी समुदाय से है, लेकिन सबके लिए बराबर कानून है हमारे संविधान में। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये तो गलत हो जाएगा आपका। बी देखते हैं, इसमें सभी नागरिकों को कानून की नजर में समान माना गया, बिल्कुल सही है। सी हो जाएगा आपका, इसमें समाज के निर्धन और सबसे वंचित तबकों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई है, बिल्कुल सही है। ये जो आरक्षण वाली चीज है इससे संबंधित है ये कि ओबीसी, एससी और एसटीओ को आरक्षण दिया गया है ताकि वह मुख्य धारा से जुड़ सकें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो गरीब थे पहले से और हमेशा ही गरीब रहे, उनको इसलिए आरक्षण देके क्या किया गया है, बराबरी में लाने की कोशिश की जा रही है आज भी। इसलिए उनको सरकारी नौकरी में या शिक्षा में आरक्षण दिया जाता है ताकि वो उन जिन कारणों से भी उनका विकास रह गया हो अब हो सके। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी और सी दोनों सही है। दूसरा वाला, एक मिनट, दूसरा वाला जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। सौर मंडल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, सौर मंडल के संबंध में, ठीक है। और देखिए ये जो आया है आपका 45 वाला आया है आपका 8th क्लास की, एक मिनट, हाँ, ये आया है आपका 6th क्लास की हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 1 से, और ये वाला आया था आपका 8th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 1 से, ठीक है। ये वाला चैप्टर नंबर 1 से आया था और ये जो 43 था ये आया था आपका क्लास 8th की हिस्ट्री एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 2 से, ठीक है। हर क्वेश्चन का मैं आपको प्रूफ दे रही हूँ, आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, आपकी बुक में से एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता है। किसी का कोई भी नोट्स मत खरीदिए, अपने पैसे बर्बाद मत कीजिए। अगर आपको पैसे ही इन्वेस्ट करने हैं तो आप एनसीईआरटी की बुक खरीदिए और उनको अच्छे से रीड करिए, पढ़िए, ठीक है। और आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आप मेरी वीडियोस की हेल्प ले सकते हैं जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, ठीक है। ये आया है आपका 6th क्लास की एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 1 से ज्योग्राफी से, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है उसे देखते हैं। पहला है सूर्य 8 ग्रह और उनके उपग्रह सौरमंडल बनाते हैं। दूसरा है सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड सौरमंडल बनाते हैं। तीसरा है
सूर्य है, 10 ग्रह, 10 ग्रह तो है ही नहीं, ठीक है, ग्रह इनकी संख्या कितनी है, 8। चौथा है सूर्य और ग्रह सौर मंडल का निर्माण करते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, ये सभी मिलकर क्या करते हैं, सौर मंडल का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। नीचे दिए गए वाक्य ए और बी को पढ़िए, वह सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए है, प्रत्येक प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उत्तर और दक्षिण भी लिखा जाता है। देखो बिल्कुल सही है, नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से अक्षांश की बात हो रही है, ठीक है। देखिए ये आपकी पृथ्वी हो जाएगी, मान लीजिए इस तरह की पृथ्वी है, इसको हम दो हिस्सों में बांट देंगे, ये हो गया 0 डिग्री, ठीक है। ऊपर के जितने भी अक्षांश हैं, ठीक है, ये जो जितने भी अक्षांश हैं इनको क्या बोलेंगे, हम उत्तर बोलेंगे, और ये जितने भी अक्षांश हैं इनको क्या बोलेंगे, हम दक्षिण बोलेंगे। तो अक्षांशों को हम जब भी पढ़ेंगे उत्तर और दक्षिण में पढ़ेंगे, ताकि हमें पता रहे कि किस अक्षांश की बात हो रही है, ठीक है। अगर उत्तर और दक्षिण नहीं कहेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि इक्वेटर से ऊपर वाले यानी कि भूमध्य रेखा से ऊपर वाले की बात हो रही है या भूमध्य रेखा से नीचे वाले की बात हो रही है, ठीक है। कथन बी है, प्रत्येक स्थान के मान के साथ उत्तर और दक्षिण भी लिखा जाता है। तो 46 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, केवल ए सही है। देखिए इसमें थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर देशांतर भी आएगा, ठीक है। प्रत्येक स्थान के देशांतर के साथ, तो देशांतर के साथ उत्तर और दक्षिण नहीं बोला जाता है, देशांतर के साथ क्या बोला जाता है, देशांतर के साथ बोला जाता है पूर्व और पश्चिम, क्या बोला जाता है, पूर्व और पश्चिम बोला जाता है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि देशांतर किस तरह से होते हैं, देखो देशांतर होते हैं खड़ी हुई इस तरह से होते हैं, ये नॉर्थ पोल हो गया यानी कि उत्तरी ध्रुव हो गया या दक्षिणी ध्रुव हो गया, अब ये इस तरह से मिले होते हैं एक दूसरे से, ठीक है, इस तरह से मिले होते हैं, इस तरह से होते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें इधर देखो इसको बीचों बीच से एक लाइन हम खींच देंगे, देखो बीचों बीच से हमने ये वाली लाइन खींच दी, ठीक है। अब ये जितने भी देशांतर हैं ये किस में काउंट होंगे, पूर्व में काउंट होंगे, और ये जितने भी देशांतर हैं ये किस में काउंट होंगे, ये पश्चिम में काउंट होंगे, ठीक है। तो देशांतर किस में काउंट होते हैं, पूर्व और पश्चिम में, और अक्षांश उत्तर और दक्षिण में काउंट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। अभिकथन है ए, उष्ण कटिबंधीय सर्वाधिक गर्मी पाता है और वर्ष भर गर्म रहता है। देखो ये भी आपका 6th क्लास की एनसीईआरटी से ही आया है, चैप्टर नंबर 2 से ही आया है। तो देशांतर जिनको अक्षांश की अच्छे से जानकारी होगी उनके साथ ये दिक्कत नहीं होगी और वो अच्छे से बता पाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। कारण है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच की सभी अक्षांश रेखाएं पर वर्ष में कम से कम एक बार दिन के मध्य सूर्य सर के ऊपर होता है, यानी कि जब बिल्कुल दोपहरी होगी, ठीक है, तो कभी ना कभी ऐसा जरूर होता है कि जो सूर्य है वो सिर के ऊपर होता है। देखो ये 0 डिग्री अक्षांश है, ठीक है, और ये उत्तर में यहाँ पर 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री है आपका कर्क रेखा, जो भारत से भी निकलती है, भारत के बीच से निकलती है, और यहाँ हो जाएगा 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो स्थान है उसको हम क्या बोलेंगे, उष्ण कटिबंधीय स्थान, क्या बोलेंगे उसको, उष्ण कटिबंधीय स्थान। और यहाँ पर कभी ना कभी ऐसा होता है कि जो सूर्य है वो हमारे सिर के ऊपर होता है, ठीक है, वर्ष में एक बार ऐसा होता है, क्योंकि जो सूर्य की किरणें हैं वो पड़ती रहती है हमारे पृथ्वी पर, और इन तीनों रेखाओं के बीच में हमेशा वो रहती है, इसलिए यहाँ का जो मौसम है वो कैसा होता है, उष्ण कटिबंधीय होता है। देखो हमारा भारत कैसा है, वो हमारा भारत यहाँ पर है, ठीक है। तो हमारा भारत, ये कर्क रेखा निकली हुई है ना यहाँ पर, यहाँ से निकली हुई है, देखो ठीक से बन नहीं पा रहा है भारत, मैं बनाने की कोशिश करूंगी, यहाँ पर है हमारा भारत ग्लोब में। तो ये जो उसका दक्षिण है, भारत दक्षिण भारत है, यानी कि मध्य प्रदेश से जो नीचे नीचे वाला भारत है वो किस में आता है, आपके उष्ण कटिबंधीय में आता है, ठीक है। हमारा जो भारत की जलवायु है उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है, ठीक है। तीनों गुण हमारे यहाँ की जलवायु में पाए जाते हैं, क्योंकि देखिए ये 23 डिग्री हो गया, यहाँ तक तो हो गया उपोष्ण उष्ण कटिबंध, उसके बाद क्या होता है, शीत कटिबंध,
शीतोष्ण कटिबंध होता है, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और उसके ऊपर होता है शीत कटिबंध। ठीक है, इसी चैप्टर में है, आप पढ़ लेना डिटेल में, यहाँ तो शायद इतना ज्यादा आपको समझ नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 48 अभिकथन है ए, विषुवत रेखा ग्लोब पर एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। कारण है आर, विषुवत रेखा पृथ्वी की को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। तो 48 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ये बात बिल्कुल सही है कि पृथ्वी के बीचों बीच से एक महत्वपूर्ण अक्षांश निकाला गया है, उसको क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं, 0 डिग्री बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं या इक्वेटर बोलते हैं। इन सबका मतलब एक ही है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री और आपका इक्वेटर और विषुवत वृत्त एक ही बात है। ठीक है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, एक ही है। अब देखिए, ये पृथ्वी को क्या दो भागों में डिवाइड करती है, ऊपर वाले भाग को हम उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, नीचे वाले भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, यदि भूकंप आता है तो पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है और भूकंपीय तरंगें दूर सभी दिशाओं में जाती हैं। निम्न विकल्प में से कौन से विकल्प को समझाने में सहायक होंगे, यानी कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है वो हम देखेंगे आंसर में। पहला है आपका उद्गम केंद्र, भूकंप लेखी और प्लेट सीमा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो यही वाला होगा कि जब भूकंप आता है तो सबसे पहले कहाँ होता है, वो पृथ्वी की आंतरिक सतहों में उसका एक पॉइंट होता है जो उद्गम केंद्र होता है या फोकस होता है। ठीक है, उसके बाद जो पृथ्वी की सतह पर होता है वो अपी केंद्र होता है, अपकेंद्र होता है। ठीक है, वो क्या होता है, अपकेंद्र होता है ऊपर वाला। और इसको भूकंप को किसमें नापा जाता है, भूकंप लेखी यंत्र के द्वारा इसको नापा जाता है। और भूकंप आते किसकी वजह से है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है वो कई सारी प्लेटों में डिवाइड है और जब वो प्लेटें आपस में मूव करती हैं तो कई बार क्या होता है, प्लेटें आपस में टकराती हैं, उनकी वजह से क्या आते हैं, भूकंप आते हैं। ठीक है, और जब ये प्लेटें एक दूसरे से दूर दूर जाती हैं तो पृथ्वी की आंतरिक सतह में जो लावा है पिघली हुई अवस्था में, वो क्या होता है, ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकल आता है ना। और जब ये प्लेटें आपस में इस तरह से टकराती हैं तो क्या आता है, भूकंप आते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। अभिकथन है ए, सजीव और उनके चारों ओर के वातावरण का परस्पर संबंध पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है। यानी कि सजीव जो जीव जंतु होते हैं या वो होते हैं प्राणी होते हैं, उनके चारों ओर के वातावरण किससे संबंधित होता है, पारिस्थितिकी तंत्र किससे संबंधित होता है। और कारण है आर, सभी पौधे, पशु और मनुष्य अपने चारों ओर के वातावरण पर निर्भर है। तो ये सही है, और ये जो आर है वो एक ही सही व्याख्या करता है, क्योंकि देखो जो बात ए में कही गई है, आर उसको बिल्कुल सही से डिफाइन कर रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कैसे होता है, क्योंकि ये क्या है, एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं कि अगर पौधे नहीं होंगे तो मनुष्य खाएंगे क्या, और फिर ऑक्सीजन उन्हें नहीं मिल पाएगी। ठीक है, उसी तरह से पशु भी हमारे लिए जरूरी है। अगर पशु नहीं होंगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो पशुओं से प्राप्त होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उनके लिए पशु भी जरूरी है। तो ये क्या है, एक चक्र है, इस चक्र द्वारा ही वातावरण जो परिस्थिति तंत्र है, परिस्थितिकी जो तंत्र है वो बनता है। ठीक है, और ये आपका आया था 7th क्लास की ज्योग्राफी से, चैप्टर नंबर 1 से। ठीक है, और देखो ये वाला मैं बताना भूल गई थी, ये आया था आपका 7th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 3 से। और ये विश्ववृत्त वाला आया था 6th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआर सॉरी ज्योग्राफी एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 2 से। ठीक है, ये सारे लगातार ज्योग्राफी के ही क्वेश्चन थे। ये 6th क्लास का था, चैप्टर नंबर 2 का, और ये आपका 7th क्लास का था, चैप्टर नंबर 3 का, और ये आपका 7th क्लास का था, चैप्टर नंबर 1 का। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। लाइक करना नहीं भूलना है, प्लीज लाइक कर देना। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।